नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। हमारे चैनल के लिए हम आज एक बहुत ही विशिष्ट मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं बार के चैम्बर में। हमारे साथ दो अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है और एक लंबी पृष्ठभूमि है। इन्होंने ट्राइबल क्षेत्र में काम किया है, आदिवासियों के लिए काम किया है, जन जंगल जमीन आंदोलन में नंदवाना साहब ने काम किया है। अरुण जी ने पेशे में आने से, एडवोकेट के पेशे में आने से पहले ट्राइबल एरिया में घूमकर आदिवासियों को न सिर्फ एकत्र किया बल्कि उनके अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी और आज भी उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो नए 3 कानून भारत सरकार ने चेंज किए हैं, उन 3 नए कानूनों को लेकर के हम बात करने के लिए आए हैं। हम ये जानना चाहेंगे नंदवाना साहब से, रमेश जी नंदवाना साहब से और अरुण जी व्यास साहब से कि क्या ये जो 3 नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि पुराने कानूनों को चेंज कर लाए गए हैं, इनके क्या इम्प्लीमेशन होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे और क्या पुलिस से जो आम जनता ये मानती है कि वो त्रस्त है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उससे त्रस्त है, और एडवोकेट्स भी ये मानते हैं कि पुलिस कई जगह पर बहुत ज़्यादा मनमानी करती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक को तंग करती है। भ्रष्टाचार को लेकर भी आम जनता में बहुत ही गलत विचार है पुलिस के प्रति। तो क्या ये जो केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं, इनके क्या इम्पैक्ट होंगे? नंदवाना साहब का हमारे चैनल पर स्वागत है, व्यास साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं सबसे पहले सीनियर एडवोकेट नंदवाना साहब से बात करना चाहूँगा। नंदवाना साहब, आपका इतना लंबी पृष्ठभूमि है, जन जंगल जमीन आंदोलन को आपने देखा है, हाई कोर्ट बेंच के लिए आपने लड़ाई लड़ी है। आज ये जो 3 कानून आए हैं, इसको लेकर आप एक आम आदमी की दृष्टि से क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन कानूनों को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक बहुत ही अहम मसले पर ये बातचीत रखी है। हम लोग यहाँ उदयपुर जो TSP एरिया है, ट्राइबल सब प्लान वाला एरिया है, और ट्राइबल सब प्लान में ये एरिया है, इसका मतलब बहुत ही रिमोट इलाके में लोग रह रहे हैं और ज़्यादातर लोग इस इलाके के हाशिए पर। अभी भी इनको मुख्य धारा में इन लोगों को आना है, 70 साल 75 साल के बाद भी मुख्य धारा में लाना है। तो उनके जीवन में इन कानूनों का क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा अहम बात है। देखिए, सबसे पहले गांव में जब विवाद होता है तो आदमी FIR दर्ज कराने के लिए जाता है। अभी भी हमारे पास भी आते हैं, अरुण जी के पास भी आते हैं, और भी हमारे जैसे लोग साथी हैं उनके पास लोग आते हैं कि थाने में FIR दर्ज नहीं होती, और ऐसे बड़ी संख्या के अंदर लोग गाँव से चल कर यहाँ आते हैं, जिनकी हम दरख्वास्त करके SP को देते हैं, SP के माध्यम से वो FIR दर्ज होती है। अब देश में लंबी बहस के बाद अलग अलग हाई कोर्ट्स के पहले अलग अलग व्यूज थे कि भी थाने पे जाते ही FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पर अब इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि FIR दर्ज करना मैंडेटरी है। आपको थाने में कोई भी आदमी आता है, उसकी FIR आपको दर्ज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कानून में गलत FIR दर्ज कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान थे, उनको आप उपयोग कर सकते हैं। इस कानून में अब इन्होंने कह दिया कि थाने में जाएंगे तो सबसे पहले तो इसको जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? अब जांच करने के नाम पर किसी के भी साथ में जो अपराध हुआ है उसकी गंभीरता को आप खत्म कर देंगे। आपको जांच करनी है। जांच करने में कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम है, अगर एक आदिवासी ने, जिसकी ज़मीन एक भूमि दलाल ने उसको धोखाधड़ी करके
रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, वो 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पे 15 बीघा 20 बीघा जमीन जो उसके खाते में थी पूरी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। अब वो FIR कराने के लिए गया। अब अगर पुलिस कहती है कि हम जांच करेंगे, तो जांच क्या करेंगे? वो जांच ये करेंगे कि वो भूमि दलाल के पास जाएंगे। ये कानून नहीं था उससे पहले भी, आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ का गोवर्धन विलास थाना, जब से ये बलीचा और आसपास का इलाका ये UIT में गया है, गोवर्धन विलास थाना भूमि दलाल ही चलाते थे। पिछले 5 साल में उन आदिवासियों की FIR दर्ज हुई तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरे इलाके में इसका हक नहीं होगा। लोग करेंगे, कार्रवाई करेंगे नहीं। जांच कराने के लिए एक जो आम आदमी, उसके पास में केवल ये सबूत है कि मैंने भी 2 बीघा की रजिस्ट्री कराई थी, 2 बीघा की रजिस्ट्री कराई थी, तो 2 बीघा का सबूत है। नरवाना साहब, मैं थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ऐसी भी खबरें आई हैं कि पेंशन के नाम पर अंगूठे लगवाए गए और उसको रजिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। ये बहुत आम हुआ है। तेरे को पेंशन दिलवा रहे हैं, तेरे को फ्री अनाज दिलवा रहे हैं, और उसके बाद जमीनें इस तरह से फूट की गई। ये पुलिस के द्वारा किया गया। तो वो पुलिस जो FIR दर्ज करने के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो डिफरेंट होता है, और पुलिस जो जांच करती है उसमें जो सारा खाना पूर्ति, वो जो अपराधी पक्ष का है, जो प्रभावशाली है, उसके पक्ष में एविडेंस जुटा करके उसके खिलाफ FIR लगा देंगे, वो कार्रवाई नहीं कर पाएगी। फिर अब आप देखिए, दूसरा बड़ी पुलिस ने मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा क्या करेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है। अब ये कानून बन गया था कि किसी भी तरह का मुकदमा 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड कोर्ट, पुलिस रिमांड कोर्ट नहीं ले सकती। इस कानून में 60 दिन और 90 दिन का पुलिस रिमांड। ये मतलब अब कौन से दबाने की बात करें? 90 दिन का पुलिस रिमांड क्यों चाहिए? जब एक तरफ आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, जब आप 21st सेंचुरी की बात कर रहे हो, जब आप ये कह रहे हो कि साहब आप तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, फिर 90 डेज का पुलिस रिमांड क्यों चाहिए? 90 डेज का पुलिस रिमांड तो आप ले लेंगे, पर आपने जो इतने 70 साल में जुडिशरी में लड़ाई लड़ करके आप लोगों ने, पत्रकारों ने, हम लोगों ने, वकीलों ने, जो जुडिशरी में को कन्विंस कर करके जो डेमोक्रेटिक राइट्स प्राप्त किए हैं, उनका क्या होगा? अब मैं वकील की उपस्थिति, अब अभी कानून ये है कि आप मेरा इंट्रोगेशन करेंगे, किसी भी एक्यूज का इंट्रोगेशन करेंगे, तो वो चाहे तो उसका वकील उपस्थित हो सकता है। प्रैक्टिकली हमारे इलाके में नहीं होता है, पर दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, बड़े शहरों में होता है, जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ होता है, पर दिखावे के लिए तो है। पर अब क्या होगा इसके बारे में? वो जो एक केस लॉ डेवलप हो गया था कि किसी को हथकड़ी नहीं लगा सकते, वो जो केस लॉ डेवलप हो गया था उसका क्या होगा? मतलब इतना ज़्यादा कानून का विकास पिछले 70 साल में एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो हुआ है, उन सारे कानूनों को आप एक कानून बना करके बिल्कुल टोकरी में डाल दिया है, और संशय की स्थिति ला दी है कि जो IPC CRPC के अलावा जो कोर्ट के जजमेंट थे, जो IPC CRPC के प्रोविजंस को उनको डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए जो जजमेंट्स हुए हैं, उन जजमेंट्स का क्या होगा? ये भी बड़ा संशय की स्थिति है। व्यास साहब, नरवाना साहब ने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर प्रकाश डाला कि जो FIR जो स्टार्टिंग स्टेज है, शुरुआत की जो है, उसको लेकर ही पहले प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अभी तो हम कानून के दूसरे पहलुओं पे तो बाद में जाएंगे, मगर जब स्टार्टिंग स्टेज से ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, तो आप इन तीनों कानून को किस दृष्टि से देखते हैं, विशेषकर इस ट्राइबल एरिया को, आदिवासी एरिया को, जहाँ कानून की समझ नहीं है, उसको लेकर? देखिए, FIR दर्ज कराना मतलब एक कुश्ती लड़ना था पहले भी, और आप और हम जो सक्षम हैं, नॉन आदिवासी और शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं और क्षमतावान हैं, हमारी भी FIR दर्ज नहीं करते थे, ये परिवार में दर्ज करते थे।
एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2014 में ललित कुमारी का जजमेंट हुआ, जिसमें साफ कहा कि FIR दर्ज करना यदि संज्ञेय अपराध है तो ये पुलिस की ड्यूटी है, और नहीं करता तो वो अपना आप में एक वायलेशन है। ये एक प्रिंसिपल आ गया। उस जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको नलीफाई करना, उसको रद्दी की टोकरी में भर के लिए इन्होंने अमेंडमेंट की। ऐसे कम से कम 20-30 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद लोगों को मिले। जैसे देशद्रोह के बारे में है, केदारनाथ सिंह का जो 1973 का जो जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इवन मैं सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ भी सोचता हूँ, बात भी कर लेता हूँ, तब तक वो नहीं है जब तक कि मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करता हूँ। ठीक है, सोचना मना नहीं, वो नहीं है, लेकिन अब उन सबके बारे में आपने वापस अपराध बना दिया। लेकिन FIR दर्ज करना, अब परिवार के नाम पर वो पैसे खाएंगे, तो जिस भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रहे हैं उसका आपने लीगलाइज कर दिया, उनको अधिकार दे दिया। बिना अधिकार भी परिवार में महीनों तक पंचायती करते थे। मुझे ध्यान है कि मेरे एक्सीडेंट का मामले में आपने परिवार दर्ज करके कब उसको समेट लिया पता ही लगा, कहा इनकी गलती है और फाइल कर दिया। मैंने जाकर पूछा, मैंने कहा भाई हुआ क्या, आपने नकल ही दी, वो तो कब का ही फाइनल हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा किया, मैंने झूठी साक्ष्य दिए, आपने बयान ही नहीं लिया, किसी के मौका नहीं देखा, गाड़ी नहीं देखी। तो ये हालत है। हम जैसे लोगों को, आम आदमी को इस व्यवस्था में क्या राहत मिल सकती है। और आपने जिनके भरोसे हजारों जजमेंट ऐसे हैं, यहाँ की बात करो कि ये तक कह चुके हैं कि भाई पुलिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ डेकोइट्स, ये जजमेंट में आ चुका है। उनके भरोसे भी आप पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो तो आम आदमी की हालत क्या होगी। पूरी ये जो है ना, सैकड़ों पक्ष है, तो जनाधिकार, डेमोक्रेटिक राइट, और जो आज तक के जजमेंट्स में इतनी विचार विमर्श के बाद कोर्टों ने जो जनता के पक्ष में जो चीजें की थी, उन सबको सत्यानाश करना और एक तानाशाही पुलिस स्टेट बनाना, ये मुख्य उद्देश्य था। यह सब एक चीज बताएं कि अभी आपने डकैत संगठित की बात की पुलिस को लेकर के, और पुलिस की छवि वैसे भी आम जनता के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो एक अच्छी छवि नहीं है। जबकि मेरी इलानिया जी से में और बात की जो डीजी रहे उनसे बात हुई, वो चाहते हैं कि थानों को मंदिर बनाया जाए। आखिर क्या कमी है? क्या भारतीय कानूनों में कमी है या भारतीय व्यवस्था में कमी है? क्या चीज़ है जो, क्या ये जो नए 3 कानून आए वो चीज़ को पूरा करेंगे या जनता पर और ज़्यादा बोझ ला देंगे? उसको क्या आप थाने ही बिकते हैं, पोस्टिंग जो है पैसा देकर करती है, वो इलानिया जी हो या कोई भी हो, वो खुद भी अपने पद पर कुछ देके ही बने। बातें बड़ी कर सकते हैं, हमारे यहाँ क्या दो मुँह है बात करने की आदत है। हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, इनको पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है। सब जानते हैं, बड़ी बात करने का हमारा एक है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, 0 टॉलरेंस होगी। अब इतने केसेज आ गए। अब आप मेडिकल के या ये जो नीट के बारे में बताइए, क्या अरेस्ट हुआ। अब पुलिस की जो व्यवस्था कर रहे हैं ना, मणिपुर में 15,000 FIR और 500 गिरफ्तारी 1 साल में, ये अचीवमेंट बता रहे हो आप। 15,000 FIR में गिरफ्तारी 500 की, और एक FIR में होंगे 50-50 लोगों के नाम। तो ये व्यवस्था पूरी जो है जिस तरह की चल रही है, ये देश को आगे नहीं, इसको विकास की तरफ भी ले जाएगी। नरवाना साहब, ये जो भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता 2023 किया गया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप इस पर्टिकुलर इस कानून का? एक कानून और इन्होंने बताया है कि अगर अपराधी पकड़ में नहीं आता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी जजमेंट पास हो सकता है जी। और ये बिल्कुल ही नई चीज़ है। ये किसी भी व्यक्ति को, कई आदमी शहर में ही रह रहे हैं, कोर्ट से वारंट निकलते हैं, पुलिस पकड़ेगी, पकड़ना ही नहीं है उसको, जाके आ जाएंगे नहीं मिला, जाके आ जाएंगे नहीं मिला, जाके आ जाएंगे नहीं मिला, 3 बार कोर्ट में लिखेंगे कि साहब नहीं मिला, और कोर्ट को ये राइट हो जाएगा कि उसकी एब्सेंस में ही गवाह लेकर के जजमेंट पास कर दें।
ये कितना कितना खतरनाक है। आदमी को मालूम ही नहीं कि मेरा मुकदमा चल मेरे रहा है। खिलाफ मुकदमा हो गया, सजा हो गई, वो पकड़ करके कुछ नहीं होना, सीधा जेल में टिकाना के बाद में पकड़ करके। तो ये जो प्रोविजन किया है कि इसके साथ अब कई लोगों को बड़ा जो कई लोग सोचते हैं बड़ा, अरे साहब क्या करें साहब, अपराधी नहीं पकड़ में। अरे भाई, आज आपने ये मोबाइल डाल रखा है, अभी आप कहाँ बैठे हुए हो, दिल्ली से बैठा हुआ आदमी पता लगा सकता है कि यूरोप में बैठा हुआ आदमी पता लगा सकता है आपका कहाँ बैठे हुए। तो आप नहीं मिलने के तो आज के ज़माने में कोई चांस ही नहीं है। ये अलबत्ता आप इंटेंशनली उस आदमी को छुपा करके ये कर सकते हो कि वो नहीं मिला और उसके खिलाफ उसकी एब्सेंस के अंदर उसकी एब्सेंस में जजमेंट, क्योंकि आप कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका है ही नहीं, बिना एविडेंस के आप जजमेंट पास कर देते हो। बड़े बड़े मुकदमे होते हैं। अब वो जयपुर ब्लास्ट वाले बरी हो गए, कोर्ट लोअर कोर्ट ने बरी किया, लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बरी किया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका जज में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी एविडेंस है तो अगर वो बरी कर दे इस तरह के चर्चित मुकदमे को। इसका मतलब 0 एविडेंस का केस है। पर अब क्योंकि मीडिया में आपको आया है, उस तरह से आया तो आपको टेक दिया। तो इस तरह से कई लोगों के अब ये बात तो शहरी लोगों की और जो उसमें और कई रिमोट इलाके में जो आदिवासी हैं वो तो आप जाओगे ही नहीं, जाने का श्रम ही नहीं करोगे। आपके चेक के मुकदमे कितने साल तक आप तामील ही नहीं कराते। मेरे सामने एक उदाहरण है, मैंने एक चेक का मुकदमा किया, धान मंडी थाने में तो जो जौहरी था उसने चेक दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा था। धान मंडी थाने से 50 कदम की दूरी पर उसकी दुकान थी और बार बार कहते हैं साहब वो मिलता नहीं है। और आने वाला गए 50 कदम की दूरी पर वो आदमी नहीं मिले, ये भरोसा हो सकता। तो ये पुलिस का जो एक बात और मैं कह रहा था कि कई प्रयासों के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस में विकास के लिए क्या बोलते हैं आपके पुलिस रिफॉर्म के लिए कई बार डायरेक्शन दिए थे, हर पुलिस कोड बदलने के लिए डायरेक्शन दिए थे। वो सब आपने नहीं किया। आपने पुलिस को डेमोक्रेटिक नहीं बनाया। आपने पुलिस को क्योंकि अब लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है। रूल ऑफ लॉ का तो पुलिस रूलों का मतलब समझे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी रूल ऑफ लॉ का मतलब समझे, वो आपने नहीं किया। बल्कि आपने रूल ऑफ लॉ के खिलाफ वो किस तरह से काम कर सकती है इस तरह की व्यवस्था आपने की। तो ये जो आपने उसकी एब्सेंस में जो सजा देने वाला जो प्रोविजन किया है ये बहुत घातक होने वाला। कई लोग जो जिन पर पुलिस की मेहरबानी नहीं है वो इसके विक्टिम होंगे। उसके नतीजे बाद में व्यास साहब, नरवाना साहब ने एक हिंट दिया बीच में कि मीडिया हाईलाइट होने के बाद इन्फ्लुएंस्ड होता है, जजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। क्या हमारी न्याय प्रणाली इतनी कमज़ोर हो गई है कि मीडिया में कोई खबर आती है, गलत खबरें होती हैं, गलत FIRs होती हैं, गलत तरीके से पेश की जाती हैं, तो क्या हमारी जो न्याय प्रणाली वो इतनी कमज़ोर है कि मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है? बिल्कुल। आप न तो उस जमाने के जैसे हिम्मत वाले जज हैं और न गलत को गलत और सही कहने की हिम्मत। पुलिस का ज़बरदस्त दबाव होता है, जुडिशरी बहुत दबाव में काम करती है, खासकर लोअर जुडिशरी की तो हालत बहुत ख़राब है। पुलिस का दबाव होता है जुडिशरी का? हाँ बिल्कुल। आईओ का इतना फेवर किया जाता है, उसकी हर बात को मान लिया जाता है। अरे साहब रिपोर्ट नहीं आ रही है FSL, अब नहीं आ रही तो आप खत्म करो केस। 8 महीने से FSL की रिपोर्ट नहीं आ रही है, सिर्फ इस बात पे तारीख दी जा रही है। वो किस बात की तारीख भुगत रहा है? FSL लाने की काम किसका था? एक तरफ आपने कहा कि पॉक्सो में 3 महीने के अंदर ट्रायल निपटनी चाहिए, ठीक है, और 8 महीने से FSL नहीं आ रही है। बिना बात के 2 साल से आदमी पेशा भुगत रहा है। क्यों टाइम दे रहे हो आप? बंद कर दीजिए। वो नहीं लाना चाहते हैं किसी बात को। आज यदि केस डायरी पुलिस पेश नहीं करे तो तारीख दे देते हैं। अरे भाई क्यों नहीं पेश करा है, ये कारण बताएं। केस डायरी नहीं है तो कोर्ट के सामने आज की तारीख में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, कोर्ट को कड़ा रुख लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए वो आराम से करते हैं। सर, एक जो 3-4 कानून हैं जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, एक तो SC/ST एक्ट का, इसी के भी खिलाफ पर, और इवन तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि SC/ST एक्ट का केस बना करके
मकान खाली करवाए जा रहे हैं, लोगों को प्रेशर डाला जा रहा है, ज़मीनें खरीदी फरोख्त की जा रही है। एक ये फैमिली कोर्ट्स के केसेस में, डॉवरी केसेस के अंदर और आपके NI एक्ट के केसेस के अंदर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो 3 नए कानून बने हैं, क्या ये जो जिस तरह के कानून, ये जो मैंने नाम दिए आपको, SC/ST एक्ट, फैमिली कोर्ट वाला, डाइवर्स वाले और NI एक्ट, इन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं? देखिए, आपने कहा कि सब झूठे केस, मैं कह रहा हूँ SC/ST के अत्याचार के जितने केसेस है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे, रजिस्टर्ड ही नहीं हो। लेकिन वो केसेस हो रहे हैं जिनके अंदर किसी और का डायरेक्ट इंटरेस्ट है या कोई उसको गलत, जैसे मान लो इवन SC/ST का आपस का भी मामला है, उनकी जमीन खाली नहीं करा रहे हैं तो भी लग जाते हैं। बलात्कार के मामले में भी यही है, इसलिए कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप, 3% हो रही है। यहाँ आके बयान बदलते हैं उनका, क्योंकि ये जो आप कह रहे हो मिसयूज रोकने का काम किसका था? पुलिस का काम ये नहीं कि अपराधी को दंड दे, पुलिस का काम है निर्दोष है तो उसको छुड़वाए भी सही। पर आपने कहा दहेज का मुकदमा लगा दिया, 5-7 लोगों के ऊपर लगा दिया, तो पुलिस कहती है एक के खिलाफ चालान कर लेते हैं। और भाई सबूत क्या है? कभी एक के खिलाफ तो चालान कर लेते हैं, महिला ने भी अपराध वाला आरोप लगाया है तो कुछ न कुछ तो करना पड़े। मतलब ये क्या समझ में नहीं आता भाई। आपको तो सच और झूठ, जो भी इन्वेस्टिगेशन किसी ने सूचना दी है आप उसकी तफ्तीश करें, गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और सही है तो बंद करें। पर वो काम नहीं किया जाता है। जिनके इंटरेस्ट है उनके पक्ष में भले सबूत गढ़ने पड़े तो गढ़ लेते पुलिस। ये राणा साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस पर? कि पहली बात तो मैं इस बात को नहीं मानता कि SC/ST एक्ट के बहुत ज़्यादा गलत मामले होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि SC/ST एक्ट को तो मामले लागू ही नहीं कर रहे हैं। आप ये SC/ST कोर्ट खाली पड़ा हुआ है पूरा, तो कितने मुकदमे, गिनती के मुकदमे हो, और आप चले जाइए जहाँ भी ये काली पट्टी जा रही, सड़क जा रही है, उसके पास से चले जाइए, झाड़ोल के पास एक गांव है, पूरा गांव खाली हो गया, एक आदिवासी की जमीन नहीं बची। आदिवासी की जमीन पे आपने कब्जा कर लिया है तो ये एट्रोसिटी का मुकदमा बनता है। आपने एट्रोसिटी का मुकदमा बनाया क्या? आपकी UIT ने एक छोटे से कागज पर की लिखा पढ़ी पर 20 बीघा जमीन आपकी आदिवासी के खाते की पूरी जमीन की 90 कर दी। अगर वो आदिवासी बाद में आया भी तो उसको भगा दिया, तूने तो दस्तखत करके दे दिया, वो क्या कर सकते हैं? वो लड़ सकता है उससे, बल्कि उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा होना चाहिए। नहीं होता। जहाँ भी जिस पर्पज के लिए, इवन ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए भी, वन अधिकार के लिए भी SC/ST एक्ट में प्रोविजन है कि फॉरेस्ट राइट अगर उसको नहीं दिया है तो भी SC/ST एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। SC/ST एक्ट ही ऐसा एक्ट है जिसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को जिम्मेदार बनाया गया है कि अगर उसने अपनी ड्यूटी में कोताही की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। एक के खिलाफ कोई उदाहरण नहीं है जिसमें उस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। ये एक भ्रम बनाया जा रहा है SC/ST के बारे में। दूसरा भ्रम बनाया जा रहा है कि साहब महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में आप वो भ्रम, कैसा भ्रम बनाया जा रहा है यार? आप नहीं हो रहे क्या? अगर कानून नहीं बनता, अगर 304 भी नहीं बनती तो आपके यहाँ पे कितने दहेज हत्याओं के मुकदमे आ रहे थे? कानून बना, 304 भी बना तो कमी आई है। आज से 20 साल 30 साल पहले जो दहेज हत्या के मुकदमे होते थे वो मुकदमे अब नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि इनके कारण से, इन प्रोविजन के कारण से महिलाओं के अंदर शक्ति आई है, अब सब उनकी ताकत बढ़ी है। तो ये इसका प्रचार वही लोग कर रहे हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। दूसरा, कुछ मामले, एकाध मामले हो सकते हैं कि गलत रिपोर्ट हो गई हो, कुछ ने करवा दिया हो, तो उसके पीछे भी अगर आप तह में जाकर के देखेंगे तो वो आप पाएंगे कि ये उस दूसरा थर्ड पर्सन उसके पीछे जिम्मेदार है। रहा सवाल आप इस इलाके में पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं चेक वाले मामले के बारे में, बहुत बड़ा मुद्दा है ये जो फाइनेंस एजेंसीज है आपके, ये एक में फिन ट्रेड, ये कई तरह की जो वो जो 60s 50s में जो सूदखोर थे, वो सूदखोर
मजिस्ट्रेट की ताकत के साथ में फिर आ खड़े हुए हैं। ज्यादा खतरनाक हो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं वो लोग। वो सूदखोर अब चेक ले लेता है, उससे पैसा पूरा का पूरा ले लेता है। 10-5-7 हज़ार रुपये अगर बाकी रहता है, गाड़ी एक मेरे पास केस है, गाड़ी लेने गया था मैं, पूरा पैसा नकद लेकर के गया गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेने के लिए पूरा नकद, उसने डीलर ने कहा नकद नहीं दूंगा, किस्तों में देना पड़ेगा। किस्तें कर दी, चल 30,000 दे दिए, 20,000 की किस्तें कर दी, 20,000 के उसने 70,000 रुपये दे दिए। 70,000 देने के बाद भी गाड़ी ले आया, उसकी गाड़ी जब्त करके ले आए, गाड़ी जब्त करके ले आए और फिर चेक जो उसके पड़ा हुआ था 10 का 22,000 का चेक का मुकदमा कर दिया। और कोई डिफेंस नहीं है उसका एक कर्मचारी आकर के बयान दे जाएगा, यहाँ का मजिस्ट्रेट साहब उसको कर्मचारी के बयान को भरोसा करके सजा दे देंगे और ये हाई कोर्ट तक भी चला जाएगा। तो ये मतलब पहले कम से कम उसके पास रास्ता तो था यार, उसके पाँव पड़ जाता तो मार देता। यहाँ तो मजिस्ट्रेट साहब तो बात ही नहीं कर सकता, ऐसा कानून बना दिया आपने। और इस कानून का जितना मिसयूज हुआ है, इनफैक्ट तो ये बना तो था व्यापारियों के आपस में लेन देन की, भैया एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को दे रहा है, उनमें ट्रस्ट होना चाहिए। एक आम आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, उसके लिए थोड़ी बना था। इसलिए हाँ, बिजनेस पर्पज के लिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये प्रोविजन किया गया था। पर अब जिसका जिस तरीके से दुरुपयोग है, आप देख लीजिए मैक्सिमम मुकदमे ये जो कोर्टें बनी हुई है, इसमें फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंस कंपनी वालों के, प्राइवेट लोन जो उधार देते हैं उनका भी है। हाँ, 5,000 से रूप है उनका। ये बड़े जो आए रहे हैं सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं चेक के कारण, क्योंकि दिया ही नहीं मैंने पैसा, तो कहाँ से ला दूंगा यार? 10 लाख रुपए मैं कहाँ से ला के दूंगा? 10 लाख दिया ही नहीं। तो ये इसका दुरुपयोग जरूर से ये फाइनेंस कंपनियां कर रही है। तो सर ये जो आम आदमी के साथ भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये फाइनेंस का नहीं करती, खाली चेक ले लेते हैं, फिर मर्जी है भर देते हैं। और कई लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। कोई डिफेंस नहीं है कोर्ट में। आपके चेक पे आपके दस्खत ने मान लिया क्या साहब, ये कोई एक आधार नहीं हो सकता। तो इसको सरकार को देखना चाहिए था, सरकार की नजर ध्यान में जाना चाहिए था, उसको लाना चाहिए था। बल्कि सरकार ने तो अब ये, और इस कानूनी सरकार ने ये कानून और बनाया कि अगर चेक किसी का है तो मुकदमा चलने से पहले ही 20% पैसा उसको देना पड़ जाएगा। जैसे ही उसको समन जाएगा 20% पैसा आप दो। मैंने 10 लाख का चेक भर लिया, आपका गलत चेक भर लिया, कोर्ट में जाते ही कोर्ट ये क्या करेगा? कोर्ट कहेगा कि सबसे पहले तो आप 20% जमा कराओ, आपका चेक गलत है इसकी बात तो बात की। 4 लाख रुपए, 10 लाख का ये जमा करो। अरुण जी एक बात बता, अभी तो थोड़ा क्वेश्चन बाकी है। जो साक्ष्य अधिनियम आया है, अब इसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई कि वो उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लाएगी, उसके बारे में मौके पे जब्ती करेगी। जबकि पुलिस के लिए तो ये कहा जाता है आम जनता में कि पुलिस चाहती है वो साक्ष्य खुद बना लेती है। जो इनकाउंटर्स के अंदर भी अपन ने सुना है, अखबारों में खबरें भी हैं, आम पब्लिक में भी ये बात हुई है। तो क्या ये जो नया साक्ष्य अधिनियम आया है उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, 2-3 वो मैं इस एस्पेक्ट पे जाने से पहले ये कानून क्यों बदले गए, क्या आवश्यकता थी और क्या इसके विरोधाभास है, उसको थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। हमने 3 कानून बनाए, तो पूरे भारत में इनके पहली बात तो नाम पर भी विवाद है। सबसे पहला तो यह कि इसमें हिंदी नामकरण किए गए, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 40% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषी नहीं हैं। तो जहाँ जहाँ इंडिया वर्ड था, क्योंकि जैसे विरोधी पक्ष ने इंडिया एक नाम रखा, तब से इनको एलर्जी हो गई इंडिया नाम से। जबकि भारतीय कानून मतलब संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, ठीक है, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्षर अधिनियम, ये हिंदी ट्रांसलेशन तो ठीक है, पर उसका मूल नाम में परिवर्तन किया। इसलिए आपको पता मद्रास में, केरला के, वहाँ के बाहर के कई लोगों ने लिखा है कि ये ठीक है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता, जबकि पहले था भारतीय दंड संहिता। दंड और न्याय में फर्क है। न्याय एक प्रक्रिया है, वो आउटकम है, उसका परिणाम है इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए। दंड संहिता दुनिया में नाम यही है, दंड संहिता पीनल कोड शब्द के नाम है, जिसमें अपराध को परिभाषित किया और अपराध की सजा दी गई।
ये तो अपराध है, इसकी सजा। अब उसकी प्रक्रिया के लिए एक अलग विधि है, उस विधि में जाके उस प्रक्रिया से उसको दंड दिया जाता है या मुक्त किया जाता है। तो न्याय जो है उसका परिणाम, हमें जो डिग्री मिलती है, हम पहले ही दिन क्या है कि हम तो डिग्री लेने आए हैं, हम पढ़ने आए हैं, डिग्री उसका लास्ट परिणाम। तो ये नामकरण है भारतीय नागरिक सुरक्षा। तो गैर नागरिकों का क्या हो गया? सीआरपीसी जो थी पहले, दंड प्रक्रिया संहिता, वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए समान है। आज भी यदि कोई इंग्लैंड का आदमी अपराध कर लेगा तो कौन सी प्रक्रिया अपनाओगे? जबकि आपके नाम में ही नागरिक सुरक्षा है। सुरक्षा नहीं, प्रक्रिया है, दंड की प्रक्रिया है। तो नागरिक सुरक्षा की कौन सी गारंटी दे रहे हो आप? ये सुरक्षा नहीं, सुरक्षा के कुछ जो प्रिवेंटिव मीजर्स के कुछ प्रावधान हो सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया नहीं। हालत ये है कि जो पहले कानून बने थे, भयंकर चर्चाओं में, अब एक जो सबसे पहला उद्देश्य उन्होंने कहा कि हम तो जो कॉलोनियल लीगेसी जो है उसको हटाने के लिए, उसको उससे बाहर करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बनी है, तब कौन सी कॉलोनाइजेशन था? दंड संहिता जो है वो 1973 में बनी, रमेश जी जानते हैं। 1880 की ऐसे कुछ थी, उसको चेंज करके 1908 उसको चेंज करके 1973 में नहीं बनाई। ऑलरेडी उससे बाहर जा चुके हो। दूसरा, इन सभी परीक्षाओं का भारतीय कोर्टों ने अपना परीक्षण कर रखा है। तो जो अभी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की जो लाइब्रेरियां भरी हुई है, वो सब वेस्ट को लोग। इसका फायदा एकमात्र बुक पब्लिशर्स को हुआ, जिन्होंने खरबों कमा लिया। आप देखिए, लॉ कॉलेजेस की लाइब्रेरी, बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी, कोर्टों की लाइब्रेरी, टेक्स्ट बुक्स। आज की तारीख में लॉ कॉलेज में जैसे आज फाइनल में 400 लड़के हैं, तो कितनी किताबें चाहिएगी? अब इमेजिन करिए ना, कंट्री में 30 लाख वकील हैं, कितनी किताबें चाहिएगी? कितनी कोर्टें हैं, कितनी पुलिस है, कितना एडमिनिस्ट्रेशन है? आप देखिए, पब्लिशर्स के तो बारे न्यारे हो गए। और हम सब के लिए एक एक वकील को 2-2 हज़ार रुपए फालतू खर्चने पड़े। आप उसकी कॉस्ट लगा दीजिए, कितना नुकसान किया इस कंट्री का। और दिया क्या है? सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है, जहां जब भी इन दिस कोड वर्ड था, जहां भी अंग्रेजी में इन दिस हेडिंग था, ये मेजर अमेंडमेंट हर सेक्शन। हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर्फ 6 पेज के अमेंडमेंट ले लेते जिसमें यह सब पूरी काम हो सकता था। सबसे बड़ा ब्लंडर किया इन्होंने, सेक्शन की जो क्रोनोलॉजी थी, क्रम, वो चेंज कर लिए। आज हर आदमी की जुबान पे है 420 मत कर, एवरीबॉडी नोस। उसको क्रम चेंज करने की कहां जरूरत है? 302 हर आदमी जानता मर्डर है, उसका आप 201 बना लेते हैं। तो कहां जरूरत थी? कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी जिसकी वजह से नया कानून बनाया जाए। आप बता दो ना कि क्या कारण था? सिर्फ कॉलोनियल लीगेसी को अलग करने के लिए। हम तो एक दिल्ली में सेमिनार में थे, तो वहाँ हमारे अटॉर्नी जनरल भी थे और सॉलिसिटर जनरल विक्रम बनर्जी दोनों थे। वो डिफेंड नहीं कर पाए। कोई कहे कि देखिए दुनिया बदलती है, अब कई चीज़ है, कोई पहले बैलगाड़ी थी, आजकल रॉकेट है। इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। क्या कारण रहा, क्या औचित्य था उसको बदलने का? लेकिन क्या हुआ कि सब कुछ नया करना, सब कुछ नया देखा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पुराने एक साबुन के ऊपर नया फ्लेवर लगा दीजिए बस, और उसमें कोई एसेंस डाल लीजिए, आपको लगेगा वही है तो साला वही। हाँ, पुलिस स्टेट बनाने के पूरे कार्य की गई। जैसे आपने कहा रिमांड, और एक बार नहीं, बार बार रिमांड लिया जा सकता है 90 दिन के अंदर। आप जेल में है, फिर आपको बुला सकते हैं। अब होता क्या है, बेल एप्लीकेशन कब लगेगी? जब पुलिस रिमांड खत्म हो जाता है। उसके बाद जब जुडिशियल रिमांड हो जाता है तब बेल एप्लीकेशन लगेगी। जैसे बेल एप्लीकेशन लगेगी, पुलिस वाला कहेंगे साहब हमें और पूछताछ करनी है, रिमांड लेना आपको, तो उसकी बेल तो 90 दिन तक होनी नहीं। मतलब बहुत व्यापक इसके प्रभाव पड़ेंगे। आप देखिए, देशद्रोह के नाम पे धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको। मैं जुलूस लेके जा रहा हूँ, रास्ते में किसी की कोई बाधा आई, उसने शिकायत कर दी, देशद्रोह का मुकदमा बन गया। नारे लगाना, आप तो बहुत आंदोलनों से सभी के लिए नहीं, ये जो आज सत्ता में होकर आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी विनाशकारी होगा। जिनको आज लगता है, वो कहता है कि दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला खुद कुएं में गिरता है, कुछ समय ये लोग रोएंगे
और कहेंगे कि इन्होंने जिन्होंने किया है हमारे फोरफादर्स ने सत्यानाश किया। नुमान साहब एक बात बताया, अभी सर ने एक बात कही व्यासा में कि जो नए कानून है इससे जो हालात बदलेंगे, जो रिमांड का टाइम पुलिस को ज़्यादा दिया गया, जेलों पे प्रेशर पड़ेगा, आम आदमी का जो मूल अधिकार है स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का, उसको आप इस कानूनों में किस दृष्टि से देखते हैं? जब आप आंदोलन नहीं कर सकेंगे, आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, आंदोलन छोटे मोटे तो करेंगे, तो जिस तरह से पर जिस समय सरकार को लगेगा कि ये इनको डाउन करना है, मतलब सरकार की मर्जी पर हो गया। किसी भी आंदोलन को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। आज हम हमारे देश के अंदर हम देखते आए हैं कि किसी भी आंदोलन को 3 दिन से एक आंदोलन किसान आंदोलन हुआ। अब इस कानून के बाद में अगर किसान आंदोलन, जिस तरह का किसान आंदोलन हुआ उस तरह का किसान आंदोलन होता है, तो वो सारे के सारे जेल में होते, जेल में होंगे। अभी कानून के बाद तो वैसे ही प्रचारित कर रहे थे, साहब ये तो फलाने हैं, फलाना वो है, फलाना वो है। अब मांगों के लिए आपको लंबे आदिवासियों की मांगों के लिए भी लंबे संघर्ष करने पड़ते हैं, लंबे समय तक आपको बैठना पड़ता है। अब वो आप तो बैठे हो, कमिश्नर ऑफिस में बैठे हैं, कलेक्टर के सामने काफी समय तक बैठे, अब वो कहेंगे व्यासा बैठे हैं, पहले बोलते हैं वो सर क्या होता है जी, कुछ बोलते हैं आपको तो सब में हम भी जाएंगे, आप हमारी मांग मान लो। तो वो मांग मानने की उनकी स्थिति नहीं है, तो फिर वो ताकत दिखाना शुरू करेंगे। ताकत दिखाना शुरू करेंगे तो कोई ऐसा है कि किसी भी आंदोलन में किसी ने एक ने पत्थर फेंक दिया तो उधर से पुलिस वाला डंडा हो गया, तो फिर वो आंदोलन उग्र हो गया। तो उग्र आंदोलन को कह करके आप जो भी अगुवाई लोग थे उसको आप बंद कर दोगे। तो ये देखिए, ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए थे उनकी एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनकी थी। फॉरेस्ट राइट, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट का उदाहरण देता हूँ। उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1926 में। उस फॉरेस्ट एक्ट में भी ये था कि किसी भी जगह को जंगल घोषित करोगे तो पहले आप आपत्तियां मांगोगे कि हम डिक्लेरेशन करोगे कि हम इस इलाके को फॉरेस्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, ये इलाका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जंगल होगा, इसमें ये चीज आएगा, किसी को आपत्ति तो नहीं है इस पे, और अधिकार कोई है तो, और कोई अधिकार है तो वो अब उन्होंने तो कानून बना दिया, प्रैक्टिस हमारे लोगों ने किया। उन्होंने फट से डिक्लेयर कर दिया कि ये जंगल है, तो कोई आपत्ति मांगने का सवाल ही नहीं। आपत्ति के नाम पे मैंने रिकॉर्ड निकलवाए यहाँ पे, कई गाँव के 4 लोगों के दस्तखत में, गाँव के अंदर अंगूठे यूं एक ही अंगूठा 4 बार लगाया हुआ है कि साहब हमने ये इसकी पूर्ति कर दी। तो 1926 के कानून में ये प्रावधान था। तो आज आप जब कानून बना रहे हो मेरे भाइयों, आप चुन कर के आए हो, आप आपके पिताजी के कारण प्रधानमंत्री नहीं हो, आप पिताजी के कारण के होम मिनिस्टर नहीं हो, चुन के आए हो, तो कम से कम पूछिए तो सही वकीलों से कि ये कानून बना रहे हैं इसमें क्या है। पूछिए तो सही जजों से कि ये कानून बना रहे हैं इसके अंदर क्या है। पूछिए तो सही आम आदमी से, अगर आप ये कानून बदल रहे हो इसमें 6 महीने की एक्सरसाइज कर लेते, अब जो हो सकती है, लंबी डिबेट चला सकते थे, लोगों को एक को आज आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसके बजाय लोगों के सामने ले जाते हैं इसको कि आप जो भी सुझाव है, तो लंबे सुझाव आते हैं, कई कानून बने तो सुझाव के कारण बने। फॉरेस्ट एक्ट बना है जिसमें 1000 बार सुझाव लिए, सब लोगों के सुझाव लिए, तो बिना सुझाव लिए आपने जो कानून बनाए, डेमोक्रेटिक तरीका बनाने का तरीका भी डेमोक्रेटिक नहीं है। बना एटलीस्ट आपका तरीका तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। पार्लियामेंट में आप पूरे विपक्षी को बाहर निकाल करके फिर हो करके इतने बड़े कानून पास करा दिया। भैया साहब एक चीज़ बताएं कि अभी आपने किताबों की बात की, पब्लिशर्स की बात की, अब पुलिस और जुडिशरी के सामने भी 2 तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक ये नए कानून है, इसके तहत जजमेंट देने पड़ेंगे, और एक पुराना जो एक लंबा इतिहास न्याय प्रणाली का है, लंबे मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, फुल बेंच के जजमेंट्स हैं, ये आपस में क्या कंट्रोवर्शियल होंगे और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? कंट्रोवर्शियल तो होंगे ही होंगे। आप देखिए कि आज
जो 30 जून को जो अपराध हुआ है उसकी ट्रायल यहाँ लोअर कोर्ट में 10 से 15 साल लगेंगे, अपील में 10 साल लगेंगे, हाई कोर्ट चला गया तो 25-30 साल वहाँ लगने हैं, और SLB में कोई चला गया तो उसके मतलब अगले 50 साल तक दोनों कानून एक साथ चलना पड़ेंगे। दूसरा है कि जो ये वर्ड्स आए हैं अभी नए, उनका इंटरप्रिटेशन के लिए जो पहले सेटल हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से फाइनल हो चुके थे, उनके इंटरप्रिटेशन के लिए वापस हजारों लाखों रिटेल लगी, वापस वही एक्सरसाइज। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चरमरा जाएंगे इस बोझ से। पहले से वो अपने बोझ से दबे पड़ेंगे। आज की तारीख में अपीलें हैं तो 30 साल तक नंबर नहीं आ रहा है, उनके यहाँ इतनी रिटेल लगेगी। जैसे 2 तारीख को ही लग गई पंजाब में कि एक आदमी है जिसका रिवीजन है, अब वो 29 तारीख को पेश हुई, 2 तारीख को दर्ज होगी, वो पुराने कानून में होगी, नई कानून में होगी। अब उसके लिए उनको वापस ऑर्डर करने पड़ेंगे, नहीं तो वेल सेटल है ना कि भाई ये सेटल हो गया था, पहले पुराने 5 जजमेंट है उसके अनुसार ये नया वाला और कर देंगे कि भाई ये प्रिंसिपल था इसलिए आप उसके अनुसार, तो एक साँचा बन गया था, साँचे में फिट करके आपको फैसला देना था। अब नए सिरे से वापस उन सब चीज़ों के बारे में सुनवाइयाँ होगी, और ये जो ऊपर की कोर्ट है वो बिल्कुल मतलब तहस नहस हो जाएगी, वो दब जाएगी अपने बोझ से। दूसरा क्या है कि आपने नई टेक्निक की बात की है, जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कहीं भी यदि आप कोई रेड मार रहे हैं तो आपका उसका वीडियोग्राफी होगी। पर मैं कब रेड से 5 मिनट पहले अफीम रख के आ गया, आप उसका क्या इलाज है बता दीजिए। ये सिर्फ पुलिस को अपने साबित करने के बर्डन से मुक्ति दिलाने के लिए, कि पुलिस यही चाहती है, पुलिस यही चाहती है कि ऐसे कानून बने जिसमें एसपी के सामने यदि किसी ने मंजूर कर दिया, इकबाली बयान हो गया जैसे टाटा वगैरह में था, तो बस हमको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, फिर अगला निर्दोष साबित करता रहे। वो ऐसे चाहते हैं अपने बर्डन, क्योंकि यहाँ जब आयु आता है और उसकी जो खिंचाई होती है कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की, तो वो उनके पाँव धुसते हैं और वो उससे मुक्ति चाहता, तो इसलिए उसको मुक्ति दी गई है। अब दूसरी बात है, आपने कहा कि साहब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है, आपके यहाँ आधी बार तो बिजली नहीं होती, गांव के अंदर खरौड़ा में तो कोर्ट है, कोर्टों के टाइम में बिजली नहीं होती, टाइप किया हुआ स्टेटमेंट और बिजली चली गई, वो वॉश आउट हो गया, अब वापस जिन्हें करोगे तो अल्लाह कॉन्शियस हो जाता है। एक मुझे ध्यान है, एक डॉक्टर आया, उन्होंने कहा भाई इसको जल्दी फ्री करना, और ठीक है हमने जाते ही सबसे पहले उनका बयान करा दिया, वो बयान बिल्कुल साइन करने से, प्रिंट लेने से पहले बिजली चली गई, 4 घंटे बैठना पड़ा उनको। तो ये तो स्थिति है, फिर कैसे इसको प्रिजर्व करोगे। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो इंटरपोलेशन होता है, आपने देखा भीमा कोरेगांव के केस के अंदर उन्होंने पेगासस से डालकर जो मैसेज ईमेल नहीं थी उनको उनकी जनरेट करवा के उनको साक्ष्य के रूप में पेश करा। इसको कैसे चेक करोगे, आपका टेक्निकल मतलब संसाधन इक्विपमेंट नहीं है, तैयारी नहीं है आपकी। ये सब तैयार करने से पहले तैयारी आपकी होनी है। भाई एक बड़ा ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं, उससे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपके पास वो संसाधन होने चाहिए। इसमें कुछ बिगड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए, भला भी चाहिए, काम नहीं आवे एक अलग बात, पर आप क्या पेट खोलने के बाद लेने जाओगे। तो आप कुल मिला के इस पूरी व्यवस्था को तहस-नहस करने पे तुले। गुरुद्वारा साहब बहस बहुत लंबी हो गई है, मैं करूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, पहले आप बोल देंगे फिर मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हमारी हाई कोर्ट की जमीन की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जमीन की, उसके हिसाब से अभी जो पेंडिंग केसेस हैं, आज की तारीख में जो मुकदमे हैं उनको उस मुकदमे को डिसाइड होने में 50 साल लगेगा। हाई कोर्ट में जो पेंडिंग केस है, जो हाई कोर्ट के जज हैं, 50 जज हैं, 50 के 50 भरे हुए नहीं, 30 ही भरे हुए हैं। 50 के 50 जज हो जाए तो 30 साल लगेंगे उन मुकदमों को डिसाइड होने में, जबकि नए मुकदमे नहीं आए। अगर आप नयों को जोड़ दोगे तो कितना टाइम लगेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। उस जुडिशरी के सामने आपने दो बड़ा एरिया का, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। उस जुडिशरी के सामने आपने एक नया बर्डन डाल दिया कि पुराने मुकदमों के लिए तो ये किताबें खोलना और नए मुकदमों के लिए ये किताबें खोलना। तो जो जज जिनके 10 मुकदमे डिसाइड कर सकता था, वो 5 मुकदमे डिसाइड कर पाएगा। क्योंकि अगर कंप्यूटर से भी लेगा तो यार फैसला तो उसको उनको लिखना पड़ेगा, तो उनको ही लिखना पड़ेगा। आज मैं इस कानून से कर रहा हूँ, कल मैं उस कानून से कर रहा हूँ। और उसमें भी बड़ी बात है ये है
कि जो इंटरप्रिटेशन, जो अब जजमेंट आएंगे इस लॉ के इंटरप्रिटेशन, रिमांड के बारे में जजमेंट आएंगे, जैसे तो पुराने ज़माने के रिमांड के जजमेंट थे तो वो पुराने केसेस में वो लागू होंगे और नए केसेस पे ये 90 दिन के लागू होंगे। तो मतलब इतनी एम्बिग्यूटी और इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो लग नहीं रहा है, पर जब जजमेंट आएंगे, प्रैक्टिकल आएगा तब नरमान साहब, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है। ये जो 3 नए कानून है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इनमें कुछ पॉइंट तो पॉजिटिव होंगे जो आप मानते हैं, वो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स? कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट आपने देखा हो कि आगे इससे कोई पॉजिटिव आया? मैं उसको थोड़ा सा पढ़ूँ। जी सर। लेकिन 3-4-5 चीज़ें अच्छी हुई। एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, एक तो ट्रांसजेंडर के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था, मेल और फीमेल के बारे में सेक्शन 2 जो BSNL में इन्होंने किया है उसमें एक तो वो ठीक किया है। ठीक है, कुछ क्राइम में पनिशमेंट बढ़ाया है जिनकी आवश्यकता थी। ठीक है, और महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में और बच्चों के अपराधों के बारे में LI और उनके प्रावधान किए गए। ठीक है, गैंग रेप को एक अलग से उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया, लेकिन मजे की बात है मर्डर में तो फांसी है लेकिन मॉब लिंचिंग पे लाइफ इम्प्रिजमेंट है। अब ये समझ में नहीं आता, मर्डर ही है और 4 लोगों ने मिलकर किया और ज़्यादा हीनियस है, तो आप उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान, हालांकि उसको डिफाइन किया। तो ये 4-5 चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया है, ये 4-5 चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि साहब आप कह रहे हो कि न्याय नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग न्याय कर रहे हैं और 3 साल में फैसला हो जाएगा, ये कहा ना, तालियां बजवाइए। ये बेईमान लोग हैं। मैं आपको कहता हूँ कि लेबर लॉ में कहा 3 महीने के अंदर फैसला हो जाना चाहिए था। टर्मिनेशन यदि कंपनी से निकाला 3 महीने के अंदर। आपको रेंट कंट्रोल के जब आया था नया तो कहा था 270 दिन में फैसला हो जाएगा। किसी आज तक किसी हिस्ट्री में किसी एक भी मुकदमा किसी का 270 दिन में निपटा हो तो मैं तो वकालत छोड़ने को तैयार हूँ। 15-15 साल लग रहे हैं। बात ये थी कि न तो कोर्ट है न संसाधन, संकट आपका DV एक्ट में कोई 60 दिन में, पॉक्सो में 3 महीने में। अरे तुम्हारी FSL नहीं आ रही 1.5 साल से, 2 साल से 3 साल से, और वो ट्रायल चल रही। तुम्हारी व्यवस्था नहीं है। अब कलकत्ता में हुआ, उन्होंने कहा कि भाई जब्ती के अंदर वो करना है FSL। अब ये महिलाओं का हर मामले में FSL जरूरी है। अब FSL लैब आपकी बहुत छोटी सी है स्टेट की, वो सरबरा जाएगी, क्या करो, कहाँ से लाओगे? FSL के लिए आपको लाखों लोग भर्ती करने पड़ेंगे, वरना होगा नहीं। कुल मिला के ये जो अभी जो हो रहा है वो भी खत्म ही हो जाए। ये थे हमारे साथ ननवाना साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता, और व्यास साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता। इन्होंने जो नए 3 कानून आए हैं उनको लेकर के अपनी राय और आने वाली जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होने वाली है उस पर अपने विचार रखे। ये तो अब समय बताएगा, मगर हाँ, इसकी क्या कमियां हैं और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये आम जनता को जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है कि पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आम जनता के अंदर को पुलिस रिफॉर्म्स का फ़ायदा मिले, पुलिस का रिफॉर्म हो, वो सबसे पहली आवश्यकता है। पुलिस से आदमी डरे नहीं, आम आदमी पुलिस के पास जाए तो उसका विश्वास हो उसमें, ये बात बहुत ज़रूरी है। पुलिस की छवि बेबाक हो, निष्पक्ष हो, ये बनाना इस लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। हम फिर एक बार इकट्ठे होंगे और फिर इन कानूनों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।